सी कमिटेड कॉस्ट आपको समझ गया। अभी नेक्स्ट आ जाओ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन सी होती है इसमें? प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोक्यूरमेंट मतलब प्रोडक्ट शुरू करने से पहले जब आप प्रोडक्ट के लिए मशीन इंस्टॉल करते हो, अपने ऑपरेशंस को सेट करते हो, मतलब प्रोसेस कैसे शुरू करना है उसको सेट करने का खर्चा, ट्रेनिंग देने का खर्चा, अपग्रेड करने का खर्चा, या पुरानी कोई चीज़ है उसको अपग्रेड कर रहे हो, डिस्पोजल, पुरानी कोई चीज़ है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है सबसे लोएस्ट कॉस्ट होती है ये। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है जो बिगिनिंग में, मतलब सबसे पहले जो खर्चा होता है ना बिगिनिंग में, स्टार्ट करने के टाइम पे, उसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। और फिर होता है नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? जिसमें आप एक्चुअली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए खर्चे करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो मैंने आपको पहले ही समझाया। हाँ इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज। हर एक स्टेज पे अब प्रोडक्ट का ना कॉस्ट इनकर होता है। देखो पहले शुरुआत में जब भी प्रोडक्ट का कॉस्ट इनकर होता है ना उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड में बोलते हैं ग्रोथ कॉस्ट। हर एक स्टेज पे ना आपको खर्चा बढ़ाना होता है प्रोडक्ट का। जब आप खर्चा बढ़ाओगे तब तो स्टेज बढ़ेगी ना, क्योंकि खर्चा बढ़ाएंगे तो मतलब क्वालिटी बढ़ा रहे हो आप प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को आगे डेवलप कर रहे हो। सेम प्रोडक्ट अगर आप देते रहोगे लोगों को तो वो एक टाइम के बाद है ना खरीदना बंद कर देते हैं। सो हियर यू व्हाट यू हैव टू डू इज अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ नया देते रहने का लोगों को, तब आपका प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में। तो इसीलिए हर स्टेज के ऊपर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं। तो सबसे कम खर्चा कब होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर थोड़ा खर्चा बढ़ेगा ग्रोथ में, फिर और खर्चा बढ़ा मैच्योरिटी में, तब सेल्स भी बढ़ानी पड़ती है। अगर सेल्स बढ़ाओगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? और उसके बाद डिक्लाइन स्टेज पे आपको कॉस्ट अपनी कम करनी होती है। क्यों? क्योंकि सेल्स भी कम हो रही है। यहाँ पे आपके ना लॉसेस के भी चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डिक्लाइन स्टेज आ गया। अब प्रोडक्ट को है ना, आपने देखा होगा मॉल्स में बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, फ्लैट 50% ऑफ। पता है ये क्यों देते हैं वो लोग? क्योंकि वो प्रोडक्ट ना डिक्लाइन होने पे आए हैं, मतलब अब वो प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, तो मैं कैसे उसकी सेल्स बढ़ाऊं। समझ आ रहा है आपको? अभी आपने ना एक वाटर बॉटल ले ली, बॉटल ले ली, एक पानी पीने की बॉटल, उसके साथ आपको एक चीज़ फ्री में मिल गई। समझो आपको एक कोई एक ग्लास फ्री में मिल गया। जो प्लास्टिक ग्लासेस बना रही थी कंपनी वो बिक नहीं रहे हैं, तो उन्होंने ना बॉटल्स के साथ उन्होंने स्कीम रख दी मॉल में कि ये ग्लासेस को भी फ्री में बेचो। कुछ तो बिकेगा। या जो बॉटल की कंपनी के साथ उन्होंने बाइंड अप कर लिया कि आपका जितना सेल्स होगा उसका 2% आप मुझे दे देना। आई बात समझ में? तो लोग फ्री देखकर भी खरीद लेते हैं ना बहुत सारे लोग। तो फ्री देखने के चक्कर में उन्होंने बॉटल खरीद लिया। बॉटल पे जो प्रॉफिट हुआ उसका 2% जाएगा ग्लास के प्रॉफिट की, जो ग्लास बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट की स्टेजेस को डिवाइड किया गया है। इसको बस एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिक्लाइन स्टेज क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज क्या होता है, और ग्रोथ स्टेज क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये था आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आते हैं हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है काइजन कॉस्टिंग। अब ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजन। अगर आप देखोगे ना काइजन नाम सुन के ही लग रहा है ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? जापानीज। जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसको है ना काइजन कॉस्टिंग क्यों बोला गया है मैं आपको बता रही हूँ। इस देखो काइजन, ये दो दो अलग अलग वर्ड्स हैं जापान में। जापान में ना इसको बोलते हैं काई। काई मतलब एक वर्ड अलग होता है, जेन मतलब दूसरा वर्ड होता है। इसको अगर हम रफली ट्रांसलेट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो काई जेन, विच ट्रांसलेट रफली इनटू ब्रेकअप, ब्रेक अपार्ट। मतलब दो चीजों को आप दो टुकड़ों में बांट देते हो ना जब, तो कहते हैं ब्रेक अपार्ट एंड इन्वेस्टिगेट। अब उसके ऊपर रिसर्च करो कि ये कैसे था ये प्रोडक्ट। ठीक है, काइजन। तो मतलब ये जो काइजन कॉस्टिंग है ना, इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया? क्योंकि उन लोगों ने कहा जो हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं ना, कभी भी जो भी न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसके ऊपर हर स्टेज पे उसकी न्यू डिजाइन बनाना जरूरी होता है। मतलब उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट देना जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे वो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदते रहे,
ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट उसको देनी पड़ेगी मुझे हर स्टेप पर, हर स्टेज पर। उसको बोलते हैं काइजन कॉस्टिंग। तो हर स्टेज पर जब आप उसको प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे तो खर्चा भी तो करना पड़ेगा, कॉस्टिंग, खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम ही रखा गया काइजन कॉस्टिंग। मतलब आप फर्स्ट स्टेज पे आ गए, अब जब सेकंड स्टेज पे आएंगे, प्रोडक्ट के सेकंड स्टेज पे भी कुछ तो डेवलप करके प्रोडक्ट को बेचो। तो अब जो आपने प्रोडक्ट पहला, हाँ अपग्रेडेशन, वेरी गुड। प्रोडक्ट को अपग्रेड करो, मतलब कुछ नया उसमें डालकर, वही सेम प्रोडक्ट पर उसमें कुछ तो नया चाहिए। ठीक है, देखो काइजन कॉस्टिंग रेफर्स टू ऑन गोइंग। ऑन गोइंग मतलब हमेशा, एवरी एवरी टाइम, ऑन गोइंग, कंटिन्यूसली। ऑन गोइंग का मतलब है कंटिन्यूसली, ऑन गोइंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये काइजन कॉस्टिंग का नाम ही देखो, उसकी डेफिनेशन ही ऐसे बनाई गई है, ऑन गोइंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम दैट फोकसेस ऑन रिडक्शन ऑफ द वेस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। पहले तो आपको वेस्ट रिड्यूस करना है, मतलब हर स्टेज पे आपको ये देखना है कि इसमें वेस्ट कैसे कम हो, मेरी कॉस्ट कैसे कम हो, देयर बाय फर्दर लोअरिंग द कॉस्ट। वेस्ट कम होगा तो कॉस्ट खुद ब खुद कम हो जाएगा। बिलो, कितनी कॉस्ट कम करनी है, बिलो द इनिशियल टारगेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। मतलब जो आपने पहले वाले फेज में, फर्स्ट स्टेज में आपने जितनी कॉस्ट रखी थी ना, उससे कम आपको नेक्स्ट स्टेज में रखनी है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब वेस्ट आपको अपना यस मैम। वेस्टेज हर स्टेज में कम करते जाना है। जितना वेस्टेज कम करते जाएंगे, कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, प्रॉफिट अपने आप होता जाएगा। और वेस्ट रिडक्शन का मतलब यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड, इम्प्रूव कर रहे हैं, तभी तो वेस्ट रिड्यूस होगा। अदरवाइज वेस्ट कैसे रिड्यूस करोगे आप? ठीक है। सो काइजन इज अ जापानीज टर्म फॉर अ नंबर ऑफ कॉस्ट रिडक्शन स्टेप्स। इसमें ना बहुत सारे स्टेप्स हम यूज करते हैं, किस लिए? क्योंकि मुझे कॉस्ट कम करनी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है, कुछ तो प्रोडक्ट नया डिजाइन में बना कर देना है, दैट कैन बी यूज्ड सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट, आगे चल के नेक्स्ट में, that can be used subsequently to the issuing to issuing a new product design to the factory floor। मतलब मुझे अपने फैक्ट्री फ्लोर पे, अपने अपने प्रोसेस में, फैक्ट्री फ्लोर का मतलब है प्रोसेस जिसमें मैं प्रोडक्ट को बना रही हूँ, प्रोसेस में कुछ तो नया प्रोडक्ट बनाकर देना है। नया, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन मतलब नया प्रोडक्ट बनाकर देना है, पर ये भी ध्यान देना है कि कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट देखो, काइजन इज अ जापानीज फिलोसफी फॉर अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मुझे अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लानी है। दैट कैन बी ट्रेस टू द मीनिंग ऑफ जापानीज वर्ड काई एंड जेन, विच ट्रांसलेट रफली इनटू टू ब्रेक अपार्ट एंड इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाइए आप, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी ना उसमें कुछ नया एड ऑन करके लोगों को बेचिए, लिखा हुआ है, एंड टू इम्प्रूव अपॉन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। सो काइजन इज अ जापानीज बिजनेस फिलोसफी of continuous improvement of working practices and personal efficiency। आप अपने प्रोडक्ट को इतना एफिशिएंट बनाइए कि वो आपका प्रोडक्ट गुडविल गेन कर सके, कंपनी को बढ़ा सके, प्रॉफिट्स ऑन कर सके। ठीक है। स्टेप्स, अभी आ जाइए स्टेप्स पे। देखिए मैंने आपको बताया ना, अभी हमने रीड किया ना, देर आर सेवरल स्टेप्स इन काइजन कॉस्टिंग, है ना, स्टेप्स होते हैं इसको करने के लिए। तो ये इसको ना 6 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर इसको 6 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है काइजन कॉस्टिंग की फिलॉसफी को यूज करने के लिए। फिलॉसफी मतलब आइडिया। तो पहला देखो, इंस्टिलिंग। इंस्टिलिंग मतलब हम बोलते हैं ना इंस्टॉल करो, मोबाइल में ये चिप इंस्टॉल करना या मेमोरी इंस्टॉल करना, वो इंस्टिलिंग। इंस्टिलिंग ऑफ फिलॉसफी मतलब वो आइडिया हम लोग को अपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए अपनी कंपनी में डालना पड़ेगा, प्रोसेस में डालना पड़ेगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी अ लेंदी प्रोसेस, पता है मुझे ये लेंदी होगा, सेवरल स्टेप्स आर एसेंशियल टू इट्स इवेंचुअल सक्सेस, पता है मुझे ये लेंदी प्रोसेस है बट स्टिल इट इज सक्सेसफुल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है। सेकेंड, पहले तो हमको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए एक आइडिया बनानी है, सबसे पहला स्टेप एक आइडिया जनरेट करनी है। नेक्स्ट, ट्रेन एम्प्लॉयज। अब आइडिया जनरेट हो गया, अब लोगों को ट्रेनिंग दो कि उस आइडिया पे काम करना कैसे है। नेक्स्ट, थर्ड, मेक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, एसपीसी बनाओ।
एसपीसी ना, आजकल तो एसपीसी सॉफ्टवेयर हो गए, आजकल मैन्युअली नहीं होता ये, आजकल तो सॉफ्टवेयर में होता ही है कंप्यूटर पे। तो आपने एक एसपीसी सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें ये सारे डेली ऑपरेशंस मैनेज होते हैं, मतलब कितने खर्चा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कितना वेस्टेज हुआ, उस वेस्टेज को कैसे रिड्यूस करूं मैं, उसकी फॉर्मूला होती है। ये आजकल सब ऑनलाइन होता है, मतलब ऑनलाइन नहीं, सॉरी, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो थर्ड में ये प्रोसेस बनाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें आप डेली ऑपरेशंस को दिखाते हो, मतलब जो वेस्ट हुआ, जो कॉस्ट इंकर हुआ, कैसे डिजाइन से ये प्रोडक्ट बनाया गया, वो शो करते हो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में शो करना पड़ता है। नेक्स्ट फोर्थ, बिल्ड वर्क टीम्स एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अब आप लोगों की टीम बनाइए, लोगों को टीम में डालकर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कीजिए कि आप भी अपनी आइडियाज दो, आप भी मुझे टेक्निक्स बताओ कि हम जो जो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, लोगों को और क्या चाहिए मेरे प्रोडक्ट में। ठीक है। फिफ्थ स्टेज, यूटिलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स विद इन वर्किंग टीम्स। जो लोग आइडियाज लेकर आए हैं उनके ऊपर काम करना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर काम करना। यूटिलाइज मतलब यूज करना, उस पर काम करना, जैसे जो मेरी फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। डेवलप अ सेंस ऑफ ऑपरेटर ओनरशिप ऑफ द प्रोसेस। फाइनली आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, मतलब ये प्रोसेस को फाइनली सिक्स्थ स्टेप में एग्जीक्यूट, फॉलो अप नहीं बोलते हैं कि हमने ये किया तो इससे क्या रिजल्ट आया, ये वो सिक्स्थ स्टेप होते हैं। मतलब ऑपरेट किया इसको तो इसका क्या रिजल्ट आया, उसको बोलते हैं सिक्स्थ स्टेप। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, स्टेप्स क्लियर हुए? Yes, ma'am. स्टेप्स Yes, तक जो ma'am. भी हमने किया है यहाँ तक, कोई भी कुछ भी डाउट है? No, no. ओके। काइजन वाला बताओ ना। अभी काइजन ही तो बताया बेटा, कौन सा पॉइंट बताऊं? अभी मैंने काइजन ही क्लियर किया। स्टेप्स नहीं। इंट्रोडक्शन चाहिए राजन? यस यस। ओके। देखो, काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है, मैं आपको शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ, ठीक है ना। काइजन कॉस्टिंग में क्या होता है, एवरी स्टेज में प्रोडक्शन, जो भी आपकी प्रोडक्शन की स्टेज होती है ना, प्रोडक्ट को जब भी डेवलप किया जाता है तो एवरी स्टेज में उसको डेवलप करना है मुझे, यानी कि वेस्ट को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को कम करना है, और प्रोडक्ट की हर स्टेज में डेवलपमेंट लाकर, मतलब सेम प्रोडक्ट में आपने कुछ नया एड ऑन करके लोगों को बेचा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो आप, आजकल आपने देखा होगा, आपको है ना कंडीशनर्स नहीं मिलते हैं, आपको ना आजकल मास्क मिलते हैं कंडीशनर की जगह पे। तो वो दोनों काम करते हैं, कंडीशनर प्लस स्मूथनिंग का काम। तो दोनों काम एक ही चीज में, दोनों काम एक ही चीज में आपको एक ही प्रोडक्ट में कंपनी आपको देती है, वेरस पहले ऐसे नहीं होता था। पहले सिर्फ कंडीशनिंग के टाइम पे सिर्फ कंडीशनर, आपके हेयर को सिर्फ स्मूथनिंग मिलती थी, ठीक है ना। तो अब मास्क के टाइम पे जब आप मास्क खरीदने जाते हो, इट इज कॉस्टलियर, क्योंकि अब उन्होंने इम्प्रूवमेंट करके दिया आपको प्रोडक्ट में, कुछ तो इम्प्रूव करके दिया। तो अब उसमें आपको आपका स्मूथनिंग भी होगा, कंडीशनिंग भी हो रही है, मतलब आपके बालों को नरिशमेंट भी मिल रही है प्लस स्मूथनिंग भी हो रही है, दोनों चीजें मिल रही हैं। ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया काइजन कॉस्टिंग का, इसमें ना काइजन कॉस्टिंग यूज की जाती है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को पहले से डिटरमाइन करके उसकी वेस्टेज को रिड्यूस करके, जो पहले स्टेज में वेस्टेज हुई थी ना उसको रिड्यूस करते हैं, और उसमें कुछ एड ऑन करके नया प्रोडक्ट में कुछ नया चीज एड ऑन करके लोगों के पास बेचा जाता है। ये आइडिया को बोलते हैं काइजन फिलॉसफी। क्लियर हुआ? मतलब हर स्टेज पे आपको, जब जब प्रोडक्ट पुराना होता जाएगा ना, प्रोडक्ट पुराना हो गया, अब और पुराना हो गया, अब 2 साल के बाद मेरा प्रोडक्ट और पुराना होता जा रहा है, तो एवरी स्टेज, जब जब आप प्रोडक्ट की स्टेज आएगी ना, न्यू स्टेज, उस स्टेज में आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाएंगे, डिक्लाइन नहीं होने देंगे, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाएंगे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अभी क्लियर हुआ काइजन कॉस्टिंग? यस। मेन काइजन कॉस्टिंग में आपको क्या फोकस करना है, वेस्टेज रिडक्शन जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है, एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन एवरी स्टेज, ये होता है हमारा काइजन कॉस्टिंग।
अगर ये मैंने 5 वर्ड्स याद कर लिए ना, मतलब पूरा डेफिनेशन मुझे आ गया। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट मेरे ख्याल से बैकफ्लश अकाउंटिंग है ना, लास्ट है हमारा, नहीं जस्ट इन टाइम लास्ट है। मतलब 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हमारा बैकफ्लश अकाउंटिंग। सी, बैकफ्लश अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अब बैक मतलब पहले, पहले का, पास्ट, पहले का। ठीक है, बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग से हुआ था। बैक फ्लश अकाउंटिंग मतलब जो स्टार्टिंग से प्रोडक्ट के ऊपर, अब आपका प्रोडक्ट बहुत पुराना है, स्टार्टिंग से लेकर आज तक आपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा किया है कि प्रोडक्ट मेरा चल सके, बिक सके, लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद सकें। और हर स्टेज आपने देखी है प्रोडक्ट की। तो बिगिनिंग से लेकर एंड तक आपने प्रोडक्ट के ऊपर फाइनल आउटपुट तक, फाइनल आउटपुट आने तक आपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा किया, वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड में लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं बैकफ्लश अकाउंटिंग। नाउ सी, बैकफ्लश अकाउंटिंग इज टू वेट, आपको पहले तो वेट करना है अंटिल द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। पहले तो आपको वेट करना पड़ेगा कि पूरा प्रोडक्ट पहले खत्म तो हो जाए, बन के रेडी तो हो जाए। जब तक पूरा प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं होता है, तब तक आप बैकफ्लश अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग का मतलब होता है, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हो आप? हर एक चीज को रिकॉर्ड करते हो। कुछ चीजें जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ चीजें जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कुछ चीजें जाती हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, हर एक चीज को रिकॉर्ड करते हो, चाहे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का छोटा खर्चा क्यों नहीं है, चाहे बड़े से बड़ा खर्चा, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने का खर्चा क्यों नहीं है, उसको भी आप बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हो। एम आई राइट? यस मैम। Yes, यस। ma'am. तो बैकफ्लश अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की मीनिंग आप पहले समझ लो कि हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बिगिनिंग स्टेज से, बिगिनिंग से, बैक मतलब पहले से। ठीक है, तो इसको नाम ऐसे क्यों दिया गया है ना, कि अभी आपको देखो समझेगा। बैकफ्लश अकाउंटिंग इज टू वेट अंटिल द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड देन रिकॉर्ड। मैंने आपको पहले ही बोला, इसको मतलब इस अकाउंटिंग का मतलब ही होता है रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का मतलब ही होता है। तो पहले तो आपको वेट करना है जब तक मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो जाता। वेट अंटिल द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। अच्छा, एक बार कंप्लीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब आप प्रोडक्ट के खर्चों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके रिलेटेड इश्यूज को, इशुएंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके इन्वेंट्री, स्टॉक कितने में खरीदा, कितने में डिस्काउंट पड़ा, कितना में स्टॉक जब मैं खरीद रही थी तो ऑक्ट्राई ड्यूटी कितना भरना पड़ा, स्टॉक से रिलेटेड, या फिर उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड बनने तक कितना खर्चा मेरे प्रोडक्ट के ऊपर हुआ, वो आप तब रिकॉर्ड कर सकते हो जब मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो जाती है। दैट वर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। स्टॉक भी तो चाहिए मुझे, स्टॉक खरीदना क्यों है? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी तो स्टॉक चाहिए ना, रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी जितने खर्चे थे वो आपने रिकॉर्ड करने, पर तब जब आपका प्रोडक्ट फुल्ली मैन्युफैक्चर हो गया। जब तक मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं होती है, तब तक आप बैकफ्लश अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसमें एम्फेसिस, इसमें जोर किस पे डाला जाता है? द एम्फेसिस इज टू मेजर द कॉस्ट एट द बिगिनिंग। मतलब मुझे सबसे स्टार्टिंग से, बिगिनिंग, रॉ मटेरियल खरीदना, ऑर्डर प्लेस करना से लेकर, बिगिनिंग से लेकर एंड तक, एंड एट द एंड विथ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द एंड और द फाइनल आउटपुट। मतलब मैं यहाँ पर कौन से खर्चों को मेजर करती हूँ? बिगिनिंग से लेकर एंड तक, जब तक मेरा प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट, आउटपुट मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स। आउटपुट, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, मैंने मशीन्स में इनपुट डाला, रॉ मटेरियल डाला, लेबर उसको बना रहा है, फिनिशिंग कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, एंड फाइनल आउटपुट इज रेडी, प्रोडक्ट इज रेडी टू सेल इन द मार्केट। उसको फाइनल आउटपुट ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? तो Yes. आप है ना इसमें क्या करते हो, बिगिनिंग से, मैं पहले ही आपको जिस्ट बता दिया, बैकफ्लश अकाउंटिंग की मैंने आइडिया बता दी, मैं बाद में रीड कर रही हूँ सो दैट आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाए। वैसे मैं रीड नहीं करती हूँ इतना एक एक बैठकर, बट अभी इस बार मुझे ऐसा लगा कि
आई मीन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और थोड़ा आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ। अदरवाइज एवरी बैच में मैं पहले ही पूछ लेती हूँ। ये मुझे याद था, कुछ फर्स्ट यूनिट करवाते ही समय मैं समझ गई, याद आ गया मुझे कि आपके क्लास में साइंस स्टूडेंट्स भी हैं, तो मुझे थोड़ा डिटेल में करवाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बैकफ्लश अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस, सारे ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो ओनली एट द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड द सेल्स साइकिल। टर्मिनेशन मतलब जब खत्म होने पे, टर्मिनेट जब प्रोडक्शन की स्टेज खत्म होती है ना, तब आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। उस प्रोसेस को बोलते हैं, ये मैंने जो समझाया ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है बैकफ्लश अकाउंटिंग। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ इसेंशियल्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है बैकफ्लश अकाउंटिंग में, आपको क्या क्या ज़रूरी होता है। अब क्या क्या चाहिए आपको बैकफ्लश अकाउंटिंग करने के लिए? क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए ना, और क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। जैसे बिल ऑफ मटेरियल, आपने मटेरियल खरीदा, उसका बिल चाहिए, कितने में खरीदा था उसका बिल। मेजर्स ऑफ यील्ड मतलब आपने कितना अर्न किया, प्रॉफिट, उसका उसका चिट्ठा चाहिए, प्रॉफिट का पूरा स्टेटमेंट चाहिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इफेक्टिव प्रोडक्शन मतलब कितनी प्रोडक्शन की आपने। इफेक्टिव का मतलब होता है विदाउट वेस्टेज। अगर आपने 20,000 प्रोडक्ट बनाए, उसमें से 2,000 प्रोडक्ट वेस्ट हो गए, तो आप 18,000 ही इफेक्टिव प्रोडक्शन पकड़ोगे, 20 नहीं पकड़ोगे। आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया ना। इफेक्टिव प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब वेस्टेज को छोड़ के, माइनस करके, तो वो होता है आपका इफेक्टिव प्रोडक्शन, मतलब जिसमें वेस्टेज कंट्रोल होती है, ठीक है। आपको उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए। एंड एक्यूरेट इंजीनियरिंग चेंज नोटिस्ड while yields do change, when yields do change मतलब जब कभी कभी प्रॉफिट चेंज होता है ना, कभी कभी सेल्स कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया, तो उसका एक अलग नोटिस कि क्यों प्रॉफिट पे इफेक्ट हुआ, ठीक है, उसका एक अलग नोटिस होता है। वो नोटिस, वो स्टेटमेंट भी आपको चाहिए रहता है। बैकलॉग अकाउंटिंग करते समय आपको ये चीजें जरूर चाहिए होती हैं, ठीक है ना। एडवांटेजेस देख लीजिए। एंटायरली ऑटोमेटेड सिस्टम है ये। ऑटोमेटेड मतलब सॉफ्टवेयर बना हुआ है, कंप्यूटर से ही आप सारे ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकते हो। ऑटोमेटेड सिस्टम है मतलब एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसमें आप बैकलॉग अकाउंटिंग अच्छे से कर सकते हैं, सिर्फ एंट्री कार्ड डालना जरूरी है, बाकी वो खुद कर लेगा, ठीक है। automated system. Thus, backflash accounting approach has the advantage of avoiding all manual assignments. हाथ से आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, अपने खुद से नहीं कर रहे हो, कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो जो मिस्टेक्स है ना, मैनुअल मिस्टेक्स, वो नहीं हो सकती यहाँ पर, वो हम अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग वेरियस प्रोडक्शन स्टेजेस, मतलब बहुत सारे स्टेजेस में अवॉइड कर सकते हैं प्रोडक्शन के, देयर बाय एलिमिनेटिंग a large number of transactions and associated labor. इससे मेरा एक और खर्चा कम हो सकता है। अब क्योंकि मैं मैन्युअली तो कर नहीं रही हूँ, कंप्यूटर का सिस्टम हैंडल कर रहा है ये तो पूरा बैकफ्लश अकाउंटिंग, तो क्योंकि मैं मैन्युअली नहीं कर रही हूँ तो लेबर भी नहीं लगेगा ना उतना, और हाथ से करते बैठने के लिए, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम भी तो चाहिए, वो टाइम भी नहीं लगेगा, मतलब टाइम का वेस्टेज कम, लेबर ज्यादा जब चाहिए होता है मुझे वो भी कम। क्यों? क्योंकि मैन्युअली नहीं हो रहा है, ये किस पर हो रहा है, पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस है। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, ओके। चैलेंजेस क्या इन्वॉल्व है बैकफ्लश अकाउंटिंग में? क्या चैलेंज इन्वॉल्व होता है, मतलब क्या डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? ऐसा कौन सा चैलेंज है जो मुझे फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करनी पड़ती है जब मैं बैकफ्लश अकाउंटिंग कर रही होती हूँ? बैकफ्लैश अकाउंटिंग इज थियोरिटिकली एलिगेंट सॉल्यूशन। ये बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब प्रैक्टिकली जब हम करने आते हैं ना, असाइन करते हैं कॉस्ट को, तब बहुत डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि हमने बिगिनिंग से कॉस्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं की थी, हमने मैन्युफैक्चरिंग तक वेट किया था, तो रियलिटी में ये इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? हर एक कॉस्ट को मुझे याद रखना पड़ेगा या मैन्युअली कहीं पे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। थ्योरेटिकली बोलने के लिए वो ठीक है, बट प्रैक्टिकली जब हम रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उतना ईजी नहीं होता है जितना ये लग रहा है।
क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक बैकफ्लैश अकाउंटिंग था, क्लियर हुआ? yes, Yes, हाँ, ma'am. यहाँ तक कुछ डाउट है तो प्लीज पहले पूछ लो, फिर हम लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे अभी, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। एनी डाउट? यहाँ No, तक ma'am. कुछ डाउट नहीं? ठीक है, आगे करते हैं, फिर हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। देखो यहाँ के बाद आपका वो चैप्टर के लिए वो एमसीक्यूज और प्लान्स और थ्योरी क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है ना। अभी आ जाओ जस्ट इन टाइम पे। ये भी जापानीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सारे ही जापान 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 के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जापानीज कॉन्सेप्ट है ये। टोयोटा मोटर्स, पता है कौन है? टोयोटा मोटर्स कंपनी है ये, company, हाँ मैम, गाड़ियाँ गाड़ियाँ बनाती है कंपनी। मोटर्स, मोटर्स से पता गाड़ियाँ चलता है। vehicle, हाँ, कार्स, टोयोटा कार पता होगी ना आपको, टोयोटा कार। टोयोटा yes, कार, हाँ. हाँ, ये ना जापान की कंपनी है, टोयोटा। टोयोटा जापान कंपनी है ये। इस सबसे पहले इसने ये इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट जस्ट इन टाइम। अब ना पहले मैं आपको आइडिया तो बता दूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है पहले वो तो बता दूं मैं आपको, उसके बाद हम देख लेंगे, रीड कर लेंगे क्या दिया हुआ है। तो बहुत छोटा दिया है एक्चुअली, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। मतलब जैसे आपको बैकफ्लैश अकाउंटिंग कितना ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे काइजन कॉस्टिंग के बारे में बहुत कुछ दिया है, जस्ट इन टाइम नहीं, यहाँ पे बहुत छोटा है, ठीक है, जाने दो। मैं आपको बता देती हूँ जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है। जस्ट इन टाइम मतलब जब आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जब आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप ऐसी टेक्निक यूज करो कि जब आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स जब आपको जिस टाइम पे नीड है, जस्ट इन टाइम, जिस टाइम पे जब जितने रिसोर्सेज की नीड है उतने रिसोर्सेज आप अवेलेबल कर सको, उस टेक्निक को बोलते हैं जस्ट इन टाइम। शॉर्ट में समझ में आया? फिर से रिपीट करने की जरूरत है कि रीड करना yes, स्टार्ट करूं? I'm repeat for रिपीट स्टोर करूं? ठीक करके है। रखना होगा मैम. नहीं नहीं, नो नो नो, यही तो गलती कर दी आपने, देखो यही गलती कर दी। स्टोर करके रखा तो डैमेज हो सकता है स्टॉक, स्टोर करके रखा तो स्टॉक में स्मेल हो सकती है, खाने पीने का स्टॉक होगा तो। स्टोर करके रखा हाँ, तो जलने के चांसेस, अगर वो केमिकल से रिलेटेड है तो। यही तो समझ वो रहे हैं समझा रहा है। हाँ. जस्ट इन टाइम मतलब जब जितना चाहिए रिसोर्स, उतना रिसोर्स तब अवेलेबल करना, तब अरेंज करना। उस कॉन्सेप्ट को, टेक्निक को बोलते हैं जस्ट इन टाइम। क्या बोलते हैं? जस्ट, जस्ट मतलब जब चाहिए, जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम। नाम से, टाइटल से सब कुछ समझ में आ जाता है एक्चुअली। अगर आप टाइटल को फोकस करते हो ना, सब कुछ समझ में आ जाते हैं। और ऊपर से आप किसी को सुनो कि वो क्या कैसे समझा रहे हैं, तो और क्लियर हो जाता है, अपने वर्ड्स में बनाने को आ जाते हैं। इसमें मुझे जीरो इन्वेंट्री कॉस्ट लेना पड़ता है। मतलब ये टेक्निक इतना बढ़िया है, इतना जापानीज, अगर एक जापानीज कॉन्सेप्ट अगर हमने इंडिया वालों ने भी यूज किया ना, तो ये इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि हमारा आधा खर्चा कम हो जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर। आधा, समझ रहे हो? आधा खर्चा। तो प्रोडक्ट जितना बिकता है ना, उससे आधे में बिकेगा, क्योंकि खर्चा भी तो आधा हो गया ना। तो जस्ट इन टाइम इज अ वेरी 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 यूजफुल कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है ये कि जिस टाइम पे आपको जितने रिसोर्सेज की नीड है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसी टाइम पे आप प्रोडक्ट को, सॉरी, रिसोर्सेज को अरेंज कीजिए। मतलब आप अपने अपने प्रोडक्ट के लिए इन्वेंट्री जमा मत करते जाइए। रॉ मटेरियल, लेबर, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को जमा मत करके रखिए, इन्वेंट्री जमा मत करके रखो। क्योंकि इन्वेंट्री जमा करके रखा तो डैमेज, फायर, नुकसान होने का चांस, स्मेल होने का चांस। अच्छा, और अगर इन्वेंट्री जमा करके रखा तो गोडाउन भी, गोडाउन एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, उसका रेंट, चार्जेस. उसका रेंट, हाँ। और गोडाउन एक्स्ट्रा खरीद के रखा है तो एक्स्ट्रा वॉच कीपर, एक्स्ट्रा वॉच कीपर, एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी का। यस और नो? यस. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर आपको टेंशन भी यस रहेगा कि मैम. ये मेरा रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा, इससे अच्छा बनाते जाओ, बनाते जाओ, फिनिश प्रोडक्ट बनाते जाओ। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट तो बना दिए, कस्टमर खरीदने के लिए रेडी नहीं है, सीजन का टाइम ही नहीं है, कस्टमर खरीद ही नहीं रहे। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट तो बना हुआ यस. पड़ा है, अब वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना हुआ पड़ा है उसके लिए गोडाउन अलग, वेयर हाउस अलग, उसकी मेंटेनेंस अलग, उसका वेयर हाउस का खर्चा अलग, वॉच कीपर अलग, उसकी सैलरी अलग, उसका मेंटेनेंस अलग, उसका रिपेयरिंग अलग।
फिनिश गुड्स को भी तो मेंटेन करने का खर्चा है ना, पैकिंग करनी, पैकिंग खराब हो गई फिर से पैक करो, प्रोडक्ट को पैक करके फिर से बेचो। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम से कितने देखो एडवांटेजेस हैं, कितने, ये तो अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैंने तो आपको बहुत कुछ बता दिया। देखो अभी हम रीड कर लेते हैं एक बार। जस्ट इन टाइम इज अ टेक्निक, ये वो टेक्निक होती है जिसमें आप रिसोर्सेज को अरेंज करते हो। अब मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ सिर्फ फिनेंशियल रिसोर्सेज मतलब मनी फंड्स, नहीं, मैं तो स्टॉक की भी बात कर सकती हूँ मतलब मटेरियल रिसोर्सेज, मैं तो लेबर की भी बात कर सकती हूँ मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके पास सीजन का टाइम ही नहीं, सीजन ही नहीं है, कस्टमर है ही नहीं, प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो, लेबर ऐसे ही बैठे हैं, प्रोडक्ट बन चुके हैं, लेबर भी ऐसे ही बैठे हैं, आप उनको पेमेंट भी ऐसे ही दे रहे हो, वेजेस भी ऐसे ही दे रहे हो, है ना? तो आपका तो एक्स्ट्रा वेजेस, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा वेजेस, एक्स्ट्रा कॉस्ट, आपकी कंपनी के लिए तो खर्चा ही खर्चा। तो मैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ ना, वो सारे रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स एक्सेट्रा। अब देखो वापस रीड करें। जस्ट इन टाइम इज अ टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेज एग्जैक्टली व्हेन इट इज नीडेड। आपने समझा? अदिति ने शायद बताया था ना मुझे कि स्टोर करके रखना है, वो देखो एग्जैक्टली व्हेन इट इज नीडेड का मतलब होता है स्टोर करके नहीं जब रखना है। जरूरत। हाँ, जब जरूरत है, जितने की जरूरत है, दोनों दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो when it is Yes. needed and how much quantity is needed, only then it should be arranged। और राइट टाइम पे अरेंज करना, लेट हो गया तो भी गड़बड़। आप ज्यादा अरेंज करके रख रहे हो, पहले से ही अरेंज करके रख रहे हो, स्टॉक को मेंटेन करके रख रहे हो, उसमें भी प्रॉब्लम है। वो नहीं बोलता है, जस्ट इन टाइम बोलता है नहीं, स्टॉक को मेंटेन करके मत रखो, जब चाहिए तब मंगाओ। लेकिन ये भी ध्यान देना है जस्ट इन टाइम में, लिखो पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, इतना छोटा है यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो लिखी हुई नहीं है। जस्ट इन टाइम ये भी बोलता है कि लेट भी नहीं होनी चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्स लेबर लाने में लेट हो गई तो प्रोडक्ट बनने में लेट, प्रोडक्ट बनने में लेट तो कस्टमर वेट नहीं करता, कस्टमर आप कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा प्रोडक्ट खरीदने। Yes. आई बात समझ में? तो लेट भी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये जो वर्ड है ना, एग्जैक्टली ये जो वर्ड है ना, एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये दोनों स्टेटमेंट आ गए कि पहले से, बहुत पहले से भी कुछ को अरेंज नहीं करना है, रिसोर्सेज को अरेंज नहीं करना है, और बहुत लेट भी नहीं होनी चाहिए। लेट हो गई तो गया आपका प्रोडक्ट, बना के रख दो फिर से वापस वही वेयर हाउस का खर्चा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So arranging of the resources exactly when it is needed. So just in time technique was introduced in Japan by Toyota Motors. It is a technique mainly applied in the area of inventory management. कैसे आप अपने स्टॉक को मैनेज करते हो, मतलब जितना चाहिए तब उतना सिर्फ मंगाते हो, और एक्स्ट्रा मंगाकर स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। ओके। द एप्लीकेशन ऑफ JIT, जस्ट इन टाइम, JIT कैन बी इजीली एक्सटेंडेड टू अदर फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। जरूरी नहीं है आप इसको सिर्फ इन्वेंट्री के फील्ड में यूज करो, स्टॉक के फील्ड में, अदर फील्ड्स में भी यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। HR की फील्ड में भी कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंस की फील्ड में भी कर सकते हैं, फंड्स कभी अवेलेबल करवाने हैं, पहले से ही फंड्स को अवेलेबल कर दिए तो फंड्स तो ब्लॉक हो जाएंगे ना। फंड्स ब्लॉक पड़े मतलब उनका रियल Yes. यूसेज, प्रोडक्टिव यूसेज नहीं हो रहा है फंड्स का, तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना? हर चीज में, हर फील्ड में हम ये जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। HRM देखो लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वो लिखा भी हुआ है। कैश मतलब फिनेंस के फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हर फील्ड में हम ये जस्ट इन टाइम यूज कर सकते हैं। जस्ट इन टाइम एम्फोसिस ऑन जीरो इन्वेंट्री, देखा आपने, मैंने पहले बताया ना, इसमें जीरो इन्वेंट्री कॉस्ट होता है, मतलब आप पहले से स्टोर करके रखने का खर्चा नहीं उठाते हो, जब चाहिए तब मंगाओ, मशीन पर डाल दो प्रोडक्ट को और बनाकर रेडी करके ऑन द स्पॉट बेच दो, झंझट नहीं। आया समझ में? Yes. पर इसके लिए भी आपको यस प्लानिंग मैम। चाहिए, इसके लिए भी आपको प्लानिंग और चाहिए, क्योंकि लेट हो गए तो कस्टमर छोड़ देगा आपको, लेट भी नहीं होना, ठीक है? सो ये भी टेक्निक होती है, तभी तो फर्स्ट वर्ड ही उसने बोला ना, इट इज अ टेक्निक। ये प्लानिंग की एक टेक्निक होती है, ये एक आइडिया होती है, ये सबको नहीं आती है, इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है? चलो, फॉर द सक्सेस ऑफ JIT इन द एरियाज ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल,
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, वही मैंने अभी अभी बताया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है विथ सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वेंडर्स जो आपको आगे प्रोडक्ट बेच कर देते हैं, और ट्रांसपोर्टर्स जो एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोडक्ट बेचने में मदद करते हैं। इनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. So we are done with the chapter. So 2 theory chapters are over, Introduction to SCM and Emerging Concepts in Costing. I will soon share this PDF copy through your Google Classroom. Okay, please keep Okay, ma'am. revising, Okay. Okay, and ma'am. if you have any doubts, we can clear it in the next lecture. Shall we meet in the next lecture? Okay. Okay, ma'am. Yes. Yeah? Okay. Yes, Yeah. ma'am. Okay. Yes. Take care, everybody. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Yeah, please keep revising.